आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, साइकोलॉजी ऑफ मनी का मैंने रिव्यू किया, किताब मॉर्गन हाउसेल की शानदार किताब। उस पर 1 लाख से ऊपर व्यूज आए। थैंक यू सो मच। अभी 3 दिन पहले मैंने रिव्यू किया था। 1 लाख से ऊपर इस पर भी व्यू लाओ। यस, अगली किताब का रिव्यू तब ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भाई 1 लाख जल्दी से जल्दी। यार हम भी चाहते हैं, देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये सब हर जगह इस तरीके का कंटेंट आपको वैसे भी पेड मिलेगा, लेकिन ये पूरी किताब का रिव्यू जो है लगभग सारी चीजें हम फ्री में ही दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हमको ग्रो करने में मदद करें, हमारी परिवार का हिस्सा हैं आप। ओके, तो ये चीज है, तो आप इसको शेयर करिए, क्योंकि हम आज एक ऐसी किताब का रिव्यू करने वाले हैं। देखिए, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं एक एक चीज आपको बता दूं, किताब में जो लिखा है एक एक चीज। तो मैंने इसलिए किताब से नोट्स भी बना लिए, ताकि मैं पिछली बार जैसे ना 2-3 चीजें मैं भूल गया था, तो इस बार मैंने नोट्स बना लिए हैं कि मुझे भूलना नहीं है, राइट। तो इसीलिए मैं किताब में जो भी है एक एक चीज आपको बताऊंगा बहुत शानदार तरीके से। रिच डैड पुअर डैड, भाई देखो, रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब है। ये इतनी शानदार किताब है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट बुक। इनकी कंपनी का नाम भी है, बहुत बड़े अमेरिकन बिजनेसमैन है ये, और बहुत ही शानदार किताब है। नाम ही देखिए, बेस्ट सेलिंग, और आज भी ये सबसे ज्यादा बिकती है। लगभग जितने भी इंटरप्रेन्योर हैं, इंटरप्रेन्योर आप छोड़ दीजिए, लगभग आम इंसान भी इनकी किताब खरीदता है। इन्होंने बताया है कि अपने पैसे को मैनेज कैसे करें। साइकोलॉजी ऑफ मनी पर हमने पढ़ी, उसमें सेविंग्स के बारे में बहुत चीजें बताई थी। अमीर बने कैसे रह सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो देख सकते हैं कि अमीर कैसे रहे, उनकी मानसिकता क्या। इसी को आगे बढ़ाते हुए, हालांकि वो किताब से इनका रिलेशन नहीं, इनकी किताब बिल्कुल अलग है, लेकिन इन्होंने भी बहुत कुछ बताया है। सबसे बड़ी बात, सोच क्या होती है अमीरों की, अमीर इंसान कैसे सोचते हैं, अमीर और अमीर कैसे होता है, गरीब और गरीब कैसे होता है, आप कैसे अमीर बन सकते हो, ये सब रिच डैड पुअर डैड में बताइए। क्या अच्छे एसेट है, कहां पे इन्वेस्टमेंट करें और कैसे इन्वेस्टमेंट करें, ये सब आप इस किताब में देखेंगे। एक और चीज, हमारे ऐप स्टडी ग्लोस को आप डाउनलोड करें। उससे होगा क्या, ये जो किताब मैं रिव्यू कर रहा हूं ना, पेड, ये फ्री है सबके लिए। आप डाउनलोड करिए, ये किताब वहां पे क्रोनोलॉजिकली मैं अपलोड करता हूं, ठीक है। ये जो लेक्चर्स हैं, एक सेक्शन बना हुआ है वहां पे बुक्स का, तो वहां पे आपको एक किताबों का रिव्यू मिल जाएगा। जैसे कई बार होता है ना कि ढूंढने में दिक्कत होती है, प्लेलिस्ट नहीं है, ऐप पे आपको सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा। तो उसके लिए आप स्टडी ग्लोस ऐप को डाउनलोड करें, और कुछ किताबों का मैंने वहां पे अभी मैं रिव्यू करूंगा जो शायद चैनल पे ना डाल पाऊं, तो वो भी आपको मिल जाएगी। वो बिल्कुल फ्री है, सबके लिए मुफ्त है। एक और चीज, एक और अनाउंसमेंट, कि अब से मैं टॉप 10 न्यूज दिन भर में जो 10 खबरें हैं दुनिया भर की, देश भर की, क्या है मैंने आपको बताया था ना, वो मैं कवर करूंगा, तो मजा आएगी। तो फिलहाल हम रिच डैड पुअर डैड का रिव्यू देखेंगे, बहुत ही शानदार किताब है। ओके, हमारे इंस्टा पे आप आइए, करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे, और अपडेट्स यहां पे आपको मिलते रहेगी। हमारा ऑफिशियल हैंडल है स्टडी ग्लोस के नाम से। उसके बाद 1, 2, 3 साल का हमने यूपीएससी कोर्स बनाया है, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। कर एक बच्चा कहता है सर आप तो सर्विस कर रहे हैं, बिल्कुल सर्विस कर रहे हैं भाई, हम बहुत ही कम दामों में भेज रहे हैं। कमाल का कंटेंट है दोस्तों, टेस्ट सीरीज से लेकर पर्सनल मेंटोर, मैं खुद सबको गाइड करता हूं। जैसे ट्यूशंस होते हैं ना, वैसे मैं बताता हूं, ऐसा लगेगा कि अब यूपीएससी का आपको ट्यूशन मिल रही है, मतलब एक ऐसा। उसके बाद फिर आपको 1000+ कंटेंट, कोर्स लगभग कंप्लीट ही हो गया है, फरवरी तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप जरूर अवेल करें। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट studygloss.com पे मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करिए। ओके, रिच डैड पुअर डैड, अमीर गरीब, अमीर पिता गरीब पिता। यहां पे जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं वो कंपेयर करते हैं, एक तरफ है एक हाईली सक्सेसफुल पर्सन, दूसरी तरफ है इतना सक्सेसफुल पर्सन ही, मिडिल क्लास है वो, लेकिन हाईली क्वालिफाइड। अब ये बताते हैं कि हमको किसकी सुननी चाहिए। इसमें दिल और दिमाग का भी कंपैरिजन है। दिमाग को यहां पर रिच बोला गया, रिच डैड, ये भी मुझे ऐसा लगा पढ़ के। देखिए, किताब के इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस किताब में यह भी समझाने की कोशिश की है कि आप अपने दिमाग की सुनिए, भावना में बह के फैसले ना लें, सबसे गलत साबित होंगे। अपने दिमाग को यहां पे कहीं ना कहीं रिच डैड भी बताया है। यह किताब बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर करती है, ठीक है। तो ये चीज है। तो सबसे पहले किताब की शुरुआत, हु इज रिच। किताब की शुरुआत में तो ऐसे बेसिक चीजें बताई हैं, लेकिन यहां पे चैप्टर वाइज मैं नहीं बता रहा हूं, मैं ये ओवरऑल एनालिसिस है। आखिरकार अमीर है कौन,
अमीर वो इंसान है जो पैसे को इतना महत्व ना दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, आप पैसे को बहुत ज्यादा कमाइए, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, उनको होता है पैसे खोने का डर। उनको लगता है कि पैसा आ रहा है और पैसा चला जाएगा, हम खो देंगे। इसकी वजह से दो चीजें होती हैं, एक तो वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो पैसा एक तो पड़ा रहता है, दूसरी चीज वो इस पैसे के डर के कारण कुछ गलत डिसीजंस लेते हैं। और जब पैसा आता रहता है तो एक डर क्रिएट होता है भाई, वो विशियस सर्कल्स ऑफ मनी में फंस जाते हैं। पैसा आया, लालच, ये पैसा चला जाएगा तो और पैसा कमाओ, उसके लिए साम दाम दंड भेद, कुछ भी करना पड़े लेकिन पैसा कमाते रहो, कुछ भी करके आने दो, पैसा आने दो, लालच पैसा, ये ले लो, वो खरीद लो, ठीक है। इससे होता क्या है कि एक डर पैदा हो जाता है। तो यहां पे रॉबर्ट कियोसाकी का ये कहना है कि आप इस डर को हटाओ पहले, ठीक है। इस विशियस सर्कल में आपको नहीं फंसना है। आपकी आमदनी कितनी है? देखिए, पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, आप पैसे के गुलाम हो गए। यहां पे ये बोलने का ये है, वी हैव बिकम द स्लेव्स ऑफ मनी, हम पैसे के गुलाम हो चुके हैं। हमको पैसे को गुलाम नहीं बनना, हमको पैसे को अपना गुलाम बनाना है। तो इस विशियस सर्कल में अगर आप फंसे कि आपने पैसा कमाया, डर है पैसा रहेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, आप और कमाओगे, लालच, ग्रीड, ये चीज नहीं आनी चाहिए। इससे बाहर निकलना है आपको, इस विशियस सर्कल से बाहर निकलना है आपको। ये आपको पैसे का गुलाम बनाएगा कि पैसा रहेगा नहीं तो इसीलिए और पैसा कमाओ। अब और पैसा कमाने के लिए वही चीज है कि उसमें बहुत कुछ गलत भी काम लोग करते हैं, बहुत ऐसे डिसीजन होते तो सही नहीं होते। तो इसमें इस चीज से, ये जो डर है ना पैसे का, सबसे पहले आपको इससे बाहर निकलना है, राइट। इसके लिए यहां पे बहुत अच्छी चीज बताते हैं कि हमारे स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है। इसकी शुरुआत हमारे स्कूल से ही होती है। ध्यान दीजिएगा, मैं जो ये पढ़ाता हूं ना, किताब का रिव्यू करता हूं, मैं ऑल ओवर किताब का रिव्यू करता हूं, तो ऐसे नहीं चलता, चैप्टर वाइज नहीं चलता हूं। मैंने नोट्स इस तरीके से बनाए, इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जैसे कुछ चैप्टर इसमें है ना, जैसे पहले चैप्टर में कुछ, दूसरे चैप्टर में कुछ, और उसका रेफरेंस फिर 10वें 12वें चैप्टर में दिया है। तो मैं चाहता हूं कि एक जगह सारे चैप्टर के पॉइंट्स आपको कवर हो जाएं। तो इसमें ऐसा है, ये बताते हैं कि जैसे स्कूल है हमारे इसकी शुरुआत जो होगी, आखिरकार ऐसा क्यों है कि हम इस सर्कल में फंसते हैं, विशियस सर्कल ऑफ मनी में फंस जाते हैं, हमको डर रहता है, ऐसा है क्यों? यहां पे ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वही गलत है। हमको बचपन से ही स्कूल में ये बताना चाहिए, हमको ये पढ़ाना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, पैसा क्या है, मनी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाओ। और जब आप ऐसा करोगे, क्योंकि वही है ना कि बचपन में जो छप गया वो छप गया। अभी रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बचपन की कहानी बताएंगे। रिच डैड पुअर डैड है कौन, ये तो आप समझिए। रिच डैड है नहीं, पहले पुअर डैड हैं। यहां पे वैसे तो इसके इंटरप्रिटेशन बहुत है, मेरा मानना है जहां तक मैंने एनालाइज किया है कि यहां पे दिमाग और दिल का बहुत शानदार कंपैरिजन उन्होंने किया है। लेकिन किताब में जो पुअर डैड हैं वो रॉबर्ट कियोसाकी के पिता हैं, जो कि एक टीचर है, हाईली क्वालिफाइड बट एक मिडिल क्लास टीचर। तो उनकी सोच सीमित है, वो डरते हैं, वो इन्वेस्ट करने में डरते हैं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताई है मिडिल क्लास लोगों में। लोग इसीलिए अमीर नहीं बन पाते हैं, अमीर बहुत कम इसीलिए लोग होते हैं ना, क्योंकि वो मिडिल क्लास मेंटालिटी में फंस के रह जाते हैं, गरीब वाली मेंटालिटी में फंस के रह जाते हैं, और वो सारी चीजें करते हैं जो गरीब जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे पुअर डैड बेसिकली हैं रॉबर्ट कियोसाकी के पिता, जो कि एक टीचर हैं, जो कि अपने बच्चे को उतनी अच्छी वित्तीय सलाह नहीं देते हैं। रिच डैड कौन है? रिच डैड हैं रॉबर्ट कियोसाकी के दोस्त माइक के पिता, जिनका बहुत ही बड़ा बिजनेस है, और यकीनन वो इन्हीं की वो मतलब सुनते हैं, ठीक है। तो अभी इन दोनों की कहानी पे हम अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि मनी को यहां पे बताया गया है कि स्कूलों में पढ़ाया कैसे जाता है। स्कूलों में इस तरीके से शिक्षा दी जाती है कि तुम किसी के एम्प्लॉय बनो। हमको एम्प्लॉयर अपना टैलेंट को निखारने का नहीं, हमको नौकरी कैसे करनी है। जैसे पहले प्रोफेशन बहुत कम थे, पहले आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, यही 4-5 प्रोफेशंस थे। लेकिन आज प्रोफेशन बहुत ज्यादा है। आज आप एक बढ़िया ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो,
अच्छा एनिमेशन करना आता तो वो आज आप मतलब अगर आप कंपैरिजन करो तो बहुत बढ़िया है। तो ये इसी ओल्ड में ही फंसे हुए हैं। हमारे स्कूलों में शिक्षा ये दी जाती है बच्चों को कि आप नौकरी करो, ज्यादातर बच्चों को मनी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं जाता है, और हमको ये शिक्षा दी जाती है कि हम पैसों के गुलाम हैं एक तरीके से। और जब ये होता है तो वही चीज है, फिर पैसों का डर रहेगा कि पैसा बहुत कमाना मुश्किल है, पैसा चला जाएगा, ये रहेगा नहीं, तो जितना हो सके अर्जित करते जाओ। और इससे प्रॉब्लम होती है कि हम अपने रिलेशंस तक को, यहां पे सबसे ऊपर रिश्तों को बताया है रॉबर्ट कियोसाकी ने। रिश्ते बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अमीर है कौन? अमीर वो है जो पैसों का गुलाम नहीं है, पैसा उसका गुलाम है। और जब आप ये करते हो तो होता क्या पता है? किताब में साफ साफ लिखा हुआ है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि होता क्या, आप कुछ नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा। ऐसा बनना है आपको। गुलाम क्या करता है? आप कुछ नहीं करो वो आपके लिए काम करेगा, है कि नहीं? लेकिन अगर आप गुलाम हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लगातार काम करना पड़ेगा। यही रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि पैसा आपका गुलाम है। आप ऐसा काम करो ना, इतना शानदार, इतनी नॉलेज इकट्ठा करो। भी नॉलेज क्या अलग से चैप्टर है, इतना बढ़िया तरीके से आप समझ लो चीजों को कि पैसा आपका गुलाम हो जाए। आप कुछ भी ना करो, पैसा आता रहे आता रहे आता रहे। 30 साल में आप रिटायर हो सकते हो जाओ। 35 साल में रिटायर हो सकते हो जाओ। पैसा अपने आप आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे हम 60 साल तक, 65 70 साल तक काम करते हैं, पैसा चाहिए पैसा चाहिए, क्योंकि हम उसके गुलाम हो चुके हैं। इससे हमको बाहर निकलना है। मैं बस नोट्स में देख लेता हूं कि क्या मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है, ठीक है? एक मिनट में देख लेता हूं बस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किताब के मैंने बकायदा पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है? पीपीटी में पॉइंट्स बनाए कि भाई ये मुझे कवर करना है। पिछली बार 2-3 पॉइंट्स मिस हो गए थे, इस बार मैं नहीं चाहता कोई भी पॉइंट्स मिस हो, ठीक है? ये तो मैंने कवर कर दिया है। ये देख सकते हैं, इस तरीके के मैंने पॉइंट्स बनाए हुए, ठीक है, पीपीटी फॉर्म में। हाँ, एक चीज और बता दूं कि इसमें, अच्छा ठीक है, हाँ, अब ये देखिए यहां पे जब ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, अब आगे बताते हैं। ये हो गया। अब यहां पर रियल पावर क्या है, अगली स्लाइड पे आते हैं। रियल पावर क्या है आपकी? देखिए, रिच डैड और पुअर डैड जब भी सलाह लेने की बारी आती है, रॉबर्ट कियोसाकी अपने पिताजी से पूछते हैं कि मुझे वित्तीय सलाह चाहिए, मैं कैसे पैसे कमा सकूं, अपने बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकूं। तो इनके जो पिताजी हैं वो बोलते हैं पैसा क्या है, मतलब बेसिकली सवाल होता है, और कैसे हम मतलब चीजों को सही कर सकते हैं। तो इनके पिताजी बोलते हैं कि देखिए, मतलब साफ साफ उनका कहना होता है, ज्यादा इस मामले में इनकी जानकारी होती नहीं है, तो इनका साफ साफ कहना होता है कि तुम अपने दोस्त माइक के पिता की मदद लो। माइक इनके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। 9 साल के होते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, और ये बन जाते हैं बिजनेस पार्टनर, ठीक है? ये बन जाते हैं बिजनेस पार्टनर। तो अब हम ये देखते हैं, ये आगे तो कहीं मैंने कवर नहीं किया, एक बार देख लेता हूं, ठीक है? हाँ, ओके। तो अब यहां पे जो रिच डैड के लेसन्स हैं, ठीक है, जो इनके अमीर पिता ने बताया, क्योंकि ये एडवाइस के लिए फिर जाते हैं। जैसे अब जो इनके पिताजी हैं उन्होंने तो इतनी अच्छी एडवाइस दी नहीं, भाई वो मिडिल क्लास, आपको डिसाइड करना होगा। इस किताब में ये भी संदेश दिया है कि ये आपको डिसाइड करना होगा जीवन जीना कैसे चाहते हो। क्या आपको पैसे के पीछे भागना, उसका गुलाम बने रहना, वही सेम क्लास? यहां पे सीधा सीधा बताया गया है कि आप जो काम कर रहे हो ना, वो किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो ना, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आपका मेहनत कोई और ले जा रहा है, और अल्टीमेटली आपको फ्रस्ट्रेशन ही दे जा रहा है कि नहीं? तो क्या हम नौकरी करना छोड़ दें? नहीं, नौकरी करना मत छोड़ो। अरे मछली, ये मक्खी पता नहीं क्यों आ रही है एक तो, ठीक है? तो यहां पे वित्तीय सलाह के पास ये जाते हैं अमीर पिताजी के पास, उनसे माइक के पिताजी के पास। माइक के पिताजी कुछ चीजें बताते हैं, जो लेसन्स फ्रॉम रिच डैड। सबसे पहले जो अमीर है, ठीक है, अमीर बेसिकली उनको पैसे सहेजना आता है, ठीक है? प्रॉपर नॉलेज से, बुद्धि से आप पैसे को बचा सकते हो, और आप पैसे को अपना गुलाम बना सकते हो। दूसरी, फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी बात हम और अच्छे से करेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है? 2 चीज समझिए आप, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं।
हमारा देश किस चीज से चलता है? हमारा देश चलता है दो चीजों से, एक तो कानून, लॉ, दूसरा पैसा। लॉ एंड ऑर्डर एंड मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना, मसल पावर एंड मनी पावर। क्या आपने कभी सोचा है कि देश के जाने माने पॉलिटिशियंस लॉयर ही क्यों हैं? उसका रीजन है, हमारे देश में, भारत की अगर बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहां ये नहीं है लिटरेसी। इसमें से फाइनेंशियल नहीं आएगा। अमीर जो है वो अमीर अपनी आदतों की वजह से होता है, कोई पैदाइशी अमीर नहीं होता है। बड़े बड़े अमीर परिवार में पैदा हुए लोग गरीब हो जाते हैं, यूं जाता है पैसा, यूं, ठीक है, खत्म। आपकी ज्ञान की वजह से होते हैं आप अमीर। अब इसमें एक तो इकोनॉमिक लिटरेसी आ जाती है, मतलब ये किताब में लिखा है कि आप अपने पैसे को मैनेज कैसे करते हो। अब इसके लिए आपको टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। अमीरों, देखिए अमीर जो है, यहां पे टैक्स की हिस्ट्री समझाई गई है कि टैक्स जो है, जो कर है, वो किसके लिए बनाया गया था? वो बनाया गया था अमीरों के लिए। शुरुआत में कोई टैक्स था ही नहीं। जो राजा महाराजा थे वो क्या थे, वो टैक्स क्यों लेते थे? वो टैक्स खाली ऐसे खाना पूर्ति के लिए लेते थे। ऐसा नहीं कि कोई टैक्स नहीं दे रहा उसको सजा मिल गई, नहीं, है ना। लेकिन बाद में यहां पे वेस्ट की बात की गई है। भारत का मॉडल अलग रहा है, आपको पता ही है। वेस्ट की बात की गई है। 1774 आते आते संशोधन हुए, अमेरिका में, इंग्लैंड में टैक्स लगाए गए। अब यहां पे हुआ क्या, गरीबों को बड़ा मजा आया। गरीबों को बड़ा मजा आया क्योंकि गरीब को यह लगा कि भाई ये टैक्स जो है ये एक सजा है एक तरीके से। अमीरों पे टैक्स, अमीर हमको पैसा दे रहे हैं, ये सजा है इनको ऐसे ही। लेकिन वो ये भूल गए कि बेटा यही सजा अब तुम्हारे लिए सजा होने वाली है। रॉबिन हुड को बहुत ही एक आइडियल फिगर, ये किताब में है कि रॉबिन हुड को बहुत ही आइडियल फिगर की तरह यूज किया जाता, बट ऐसा है नहीं। अमीरों से लेके वो गरीबों से पैसा देगा। टैक्स का यही कंसेप्ट था कि अमीर यहां पे सरकार को पैसा दे रहे थे और सरकार यहां पे गरीबों को पैसा दे रही थी। लेकिन आज की बात करें तो सबसे ज्यादा टैक्स कौन दे रहा है? गरीब और मिडिल क्लास। गरीब यहां पे याद रखिएगा, मिडिल क्लास की भी बात हो रही है, मेंटालिटी की बात है। तो सबसे ज्यादा पैसा तो ये लोग दे रहे हैं आजकल टैक्स में। अमीर पैसे ही, अमीर तो पैसा बचा रहा है। क्यों? टैक्स की नॉलेज के कारण, फाइनेंशियल लिटरेसी के। अमीर को यह पता है कि टैक्स बचाना कैसे है, अमीर को यह पता है कि इन्वेस्टमेंट सही कैसे करना है, अमीर को यह पता है कि क्या एसेट है और क्या लायबिलिटी है, अमीर को यह पता है कि आमदनी को बढ़ाना कैसे है और सेविंग्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ये गरीबों को पता ही नहीं, ये गरीबों को पता ही नहीं। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि इतने पहले टैक्स लगाया गया अमीरों में, तो अमीरों ने लूप होल्स निकाले, अमीरों ने रूल्स को पढ़कर उसमें लूप होल्स निकाले और इसी लूप होल्स का यूज करते हुए आप देखिए अमीर को पैसा देने ही कहां पड़ रहा है भाई। अमीर को टैक्स बहुत बचाते हैं। सारा ब्लैक मनी, सारा लोन का खपरा अमीर तो करते हैं। बर्डन किसके ऊपर आया? गरीबों के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमको लगा कि भाई ये तो गरीबों के लिए सजा है, ये गरीबों के लिए तो वरदान है, अमीर तो टैक्स दे, अमीरों के लिए सजा है, बढ़िया है। तो हमको क्या लेना देना टैक्स से? कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या समझने की क्या जरूरत है? और ये अमीर समझ गए। समझे आप? दूसरा पॉइंट, आपको संविधान के बारे में भी समझना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। लॉयर्स से हर कोई डरता है। लॉयर का एसोसिएशन सबसे स्ट्रांग इसलिए होता है क्योंकि हमारा देश कानून पे चलता है। तो अगर आपको कानून समझ में नहीं आएगा, अगर आप हमारे देश के लॉ के बारे में, इंपॉर्टेंट लॉस के बारे में नहीं जानेंगे, अगर आपको अपने अधिकार, आपको पता नहीं आपके पास इतने अधिकार है कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता, ये अगर चीज आपको नहीं पता है तो आप सफर करोगे। देश जिस पे चल रहा है वो एक दो चीजें आपको पता ही होनी चाहिए, लेकिन भारतीयों के पास ये नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो गुलाम बन जाते हैं, स्पेशली गरीब और मिडिल क्लास। समझिए आप? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। सही इन्वेस्टमेंट कहां करें? यहां पे किताब में बार बार एसेट्स पे बल दिया गया है कि रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं आप एसेट्स बनाओ। आपको एसेट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लायबिलिटी मत बनाओ। कार एक लायबिलिटी है, तुम कार खरीद रहे हो तो वो एक एसेट नहीं है। जैसे ही कार निकालते हो शोरूम से बाहर, उसका प्राइस वही खत्म, 10% तो डिप्रिसिएशन वही हो जाता है। फिर उसके बाद उसका मेंटेनेंस का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, गए काम से तुम। घर को भी लायबिलिटी बनाते हैं, लोन को यहां बहुत ज्यादा ये नहीं बोला गया कि आप लोन लो। इसमें एक और चीज बताते हैं कि गरीबों की मेंटालिटी किस तरीके से होती है। ठीक है, गरीबों की मेंटालिटी एक और चीज है कि मिडिल क्लास और जो गरीब है वो क्या सोचते हैं, उनके पास पैसा है, उन्होंने उड़ा दिया। पैसा आया इधर से उड़ा दिया, पैसा आया आलतू फालतू चीज उन्होंने लेना शुरू कर दिया। वो पैसा आप सेव कर सकते हो। जो अमीर है वो क्या करेगा? अमीर वो पैसा कभी खर्च ही नहीं करेगा, अमीर पैसे से पैसा बनाएगा। अमीर के पास पैसा आया, वो मेरा पैसा सेव, उसको मैं इन्वेस्ट कहां करूं? दुकान खोल ली, कहीं
SIP करवा ली, शेयर ले लिए, लेकिन गरीब क्या करेगा, या जो मेंटालिटी होती है ऐसी, वो क्या करेगा, वो तुरंत पैसा कुछ ले लेगा, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। वो पैसा को बचाना है। यही तो फर्क होता है, यही तो सोच है अमीरों की, इसीलिए तो वो अमीर हैं। और फर्क क्या है, ये सिंपल सा, ये चीज आपको नहीं करनी है, समझे आप। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसेट्स को समझिए, लोन मत लीजिए, लोन इज डेंजरस। अरे आपके पास इतना पैसा आ जाए, भाई रुक जाओ ना। यहां पे ये भी बोला है सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब में बोला है रॉबर्ट कियोसाकी कि भाई देखो मुझे मकान लेना था, लेकिन मैंने 4-5 साल वेट किया है और उसके बाद मैंने मकान लिया है। मकान, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो मकान इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि उसकी मकान के एक तो मिथ है, रेट हमेशा ऊपर जाते रहते हैं। एसेट के बारे में भी बताया है, रेट ऊपर जाते रहते हैं, बट इट्स अ मिथ। वो रेट नीचे आते रहते हैं, वो ऊपर नीचे जाते हैं। आपने इतना ज्यादा पैसा लगा के मकान ले लिया, एक तो रेट भी आपको हो सकता है उतने ना मिले, और उसके बाद जिंदगी भर आपको उसको मेंटेन करना है, फिर प्रॉपर्टी टैक्स देना है, परेशान हो जाओगे। उसी पैसे को आपको इन्वेस्ट कर दो, पैसे से पैसा बनाओ, समझ रहे हो आप, ये चीज है। तो टैक्सेशन की बात कर कि अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वर्क टू लर्न। पैसे के लिए सिर्फ मत कमाओ, मतलब पैसे के लिए सिर्फ काम मत करो। जो लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, दे आर बाउंड टू फेल। वो आज नहीं तो कल परेशान होंगे। तो आप ऐसा करो कि आप सीखो सिर्फ। कितनी बार बोला है मैंने खुद भी, जो इंसान सीखने के लिए काम करता है वही असली अमीर है। कई बार हमने देखा है कि लोग ऐसे कामों में इंडल्ज हो जाते हैं जिसमें इतना सीख है नहीं, और वो बस उनको पैसा चाहिए, तो अल्टीमेटली दे विल फेल। हमेशा सीखने के लिए काम करो। अब ये कैसे होता है ये अभी हम बताएंगे। और हाँ एक चीज और, अपने काम से काम रखो, इधर उधर मत जाओ, अपने काम से काम रखो। बस जो तुम काम कर रहे हो उसमें बेस्ट रहो। 50 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, स्पेशली फाइनेंशियल प्रॉब्लम। 2 चीजों में कभी किसी को एडवाइस नहीं देनी चाहिए, अगर वो आपसे मांगे तभी दो। एक मैं बताता हूं, ये मेरे खुद का ऑब्जर्वेशन है, मैं बताता हूं, मेरे दोस्त ने भी एक्चुअली मुझसे बोला था। एक, किसी के रिलेशनशिप एडवाइस किसी को मत दो, क्योंकि कुछ गड़बड़ हुआ ना तो आपको लपेटेगा। दूसरा, फाइनेंशियल मामलों में यहां पे भी ये बोला है कि इस किताब में बताया कि अगर फाइनेंशियल एडवाइस होती है, जैसे बहुत लोगों को पता नहीं होता, हम किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं कि ये हमको अच्छी एडवाइस देगा, बस जस्ट बिकॉज वो पढ़ा लिखा है। हमने साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक चीज पढ़ी थी ना कि पढ़े लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत पढ़े लिखे, जितने भी स्कैम्स होते हैं ना, सब पढ़े लिखे ही लोग करवाते हैं। समझदारी चाहिए। तो हम इस बंदे पे डिपेंड हो गए, हम बाहर की तरफ जाते हैं क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। और ये फाइनेंशियल लिटरेसी आपके बचपन से ही अगर स्कूल में इसको बताना शुरू कर दिया जाए तो मजा आ जाए। आप समझ रहे हो। तो ये 2 चीजों पे आप एडवाइस से थोड़ा सा दूरी रहिए, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे रिच गेट्स रियर, पुअर गेट्स पुअरर। आई गेस मैंने आपको ये बता ही दिया था, मेरे ख्याल में ये पिछले में ही हमने कवर कर दिया। यहां पे कुछ लेसन्स देते हैं। जैसे जब रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने पिता से पूछा जो कि गरीब थे, कि पिताजी मुझे बताएं कि मैं कैसे अमीर बनूं, तो उनके पास इतनी नॉलेज थी नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया कि बेटा मुझे पता नहीं, तुम अपने दोस्त माइक के पिताजी से पूछो। तो माइक के पिताजी से पूछने गया, इन्होंने बिजनेस शुरू किया। माइक और ये खाली बहुत छोटे थे, ये 9-10 साल के, इन्होंने बिजनेस शुरू किया। माइक और रॉबर्ट कियोसाकी ने, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। मस्त बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब इसमें हुआ क्या कि इन्होंने सिक्के छापने शुरू कर दिए, लेकिन वो इलीगल काम है। तो सबसे पहले माइक के पिता के पास जब फाइनेंशियल एडवाइस लेने गए, दोनों माइक और रॉबर्ट कियोसाकी जो कि रिच डैड हैं, इन्होंने साफ बोल दिया कि ऐसा कोई भी काम ना करो जो कि इलीगल हो। ये शॉर्टकट है और शॉर्टकट तुमको ले डूबेगा। ये पहला लेसन कि भाई ऐसा है, हमको ऐसा जिंदगी में कोई भी काम नहीं करना जो कि इलीगल हो। पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, हजारों लाखों तरीके, लेकिन हमको बचपन से एक ही तरीका बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। समझ रहे हो। तो यहां पे इनके पिताजी बोलते हैं कि मैं एक काम देता हूं तुमको। रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला क्या? दुकान पे काम करो, मेरी एक फर्म है, वहां पे काम करो और वहां पे बस तुमको सफाई करनी है। रॉबर्ट कियोसाकी मान गए, माइक भी मान गए। 1 सेंट दिए जाते थे पर डे के, ये पर डे के ही था, 1 सेंट दिए जाते, वो बहुत कम था, बहुत ज्यादा। दिन रात इन्होंने काम किया, 1-2 हफ्ता काम किया। एक दिन रॉबर्ट कियोसाकी परेशान हो गए। रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला, अरे ये क्या बकवास है, आप मुझे पैसे ही नहीं दे रहे हो, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मैं और माइक दोनों इतना मेहनत कर रहे हैं और मेरे पास पैसे ही नहीं आ रहा है।
मैं आपका काम छोड़ रहा हूं, बहुत बोला कि ये कुछ नहीं है, ये वो। बस पहला लेसन, द फर्स्ट लेसन माइक के पिताजी ने बताया, रिच डैड ने बताया रॉबर्ट कियोसाकी को कि बेटा यही गलती कर रहे हो। और यहीं पे ही हर कोई गलती करता है, यहीं पे ही हर कोई गलती करता है। दे डोंट वांट टू लर्न, दे डोंट वांट टू लर्न। तुम्हारी रियल वेल्थ तो इज लर्निंग, इज नॉलेज। तुमने कितना सीखा, तुमने सीख गए ना, तुम कैसे सफाई करनी है, तुमने टेक्निकल के बारे में सीखा, एसी को कैसे खोल के साफ करना है कि नहीं? ये तुम्हारी रियल वेल्थ है। हर बार हम क्या करते हैं, एक जो गरीब मेंटालिटी होती है, ठीक है, जो गरीब मेंटालिटी होती है, हम क्या करते हैं, क्यों अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है? हम क्या करते हैं, हम 50 लोगों की बुराई करते हैं, बॉस की बुराई करते हैं, है ना, कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, पैसे कम मिल रहे हैं, ये फलाना डमाका। उसके बाद हम वो नौकरी छोड़ देंगे और उसके बाद कहीं और चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, फिर वही काम करेंगे, दूसरों के लिए काम करेंगे, फिर वो नौकरी छोड़ेंगे। अरे भाई, तुम बार बार क्यों छोड़ रहे हो? इससे अच्छा अपने आप को चेंज कर लो ना, चेंज योरसेल्फ। अपने आप को चेंज करो, जो तुमने सीखा है उसी को ही यूज करो ना, उसी से ही पैसे कमाओ। अब यहां पे रॉबर्ट कियोसाकी नौकरी छोड़ने को नहीं कहते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि भाई तुम दूसरों को अमीर बना रहे हो, ठीक है, लेकिन धीमे धीमे कुछ तो ऐसा होगा ना तुम्हारे पास जिससे तुम पैसा कमा सकते हो। पैसा वो है, ध्यान दीजिएगा, बाद में बोला गया है, बार बार इस किताब में बोला गया कि पैसा वो है जो अपने पास आता रहे तुम्हारे पास, मतलब अपने, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो लेकिन अपने पास पैसा, अपने आप पैसा आ रहा है। अब ये तुम किताब लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शेयर में पैसा लगा दो, स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में पैसा लगा दो। रियल एस्टेट यहां पे प्रॉपर्टी खरीदने को नहीं कह रहे हैं, बता रहे हैं कि रियल एस्टेट्स में भी वो क्या ग्रुप टाइप का नहीं होता है, वहां पे पैसा लगा दो, REIELTS क्या होता है वो, बहुत सारी ऐसी चीजें तुम पैसा लगा सकते हो, पैसा आता रहे, बशर्ते तुम कंप्लेन करोगे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तुम्हारी लाइफ में चीजें सही होंगी, बिल्कुल सही होंगी, लेकिन वो डिपेंड करेगा तुम पे कि तुम क्या चेंज करने को तैयार हो। 90 से 99% दे आर नॉट रेडी टू चेंज। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दे आर नॉट रेडी टू चेंज, दे आर नॉट रेडी टू चेंज देमसेल्व्स। इसीलिए ये पैसा कभी तुम्हारे लिए काम करेगा ही नहीं, तुम पैसों के लिए काम करोगे। यही जरूरतों से जरूरतें पैदा होती हैं, है ना, छोटी छोटी जिम्मेदारियां, जिम्मेदारी की वजह से तुमको पैसा, जिम्मेदारी आती तो पैसा जाता है, अरे उसको भी खुश करना है, अरे इसको भी खुश करना है, बिल्कुल करो, लेकिन थोड़ा सा समझदारी आनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद डोंट बी ग्रीडी, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, तो आई गेस मुझे लगता है इसको, क्योंकि जितना ज्यादा लालच करोगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी पैसा डूबने की। तो क्या हम लालच नहीं करें? नहीं, यहां पे वही सीखने के लिए काम करना चाहिए। तो उसके बाद फिर जब ये लेसन लिया इन्होंने, तो फिर रॉबर्ट कियोसाकी को लगा कि वाह बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो यहां पे अब क्या हुआ, अब इस पे एक स्टोरी है कि रॉबर्ट कियोसाकी को यही बोला, माइक के पिताजी ने, रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी से बोला कि ठीक है तुमने ये तुम बात समझ गए? तो रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला हाँ बिल्कुल समझ गया, तो मैं सीख गया, मैं सीखने के लिए काम किया मैंने, बहुत बढ़िया, अब मुफ्त में काम करो। तो रॉबर्ट कियोसाकी कंफ्यूज हो गए, रॉबर्ट कियोसाकी मुफ्त में काम करे, फिर एक हफ्ता उन्होंने काम किया मुफ्त में, इस बार काम कम था, ठीक है, पहले के मुकाबले काम कम था। उसके बाद यहां पे मेहनत को देखते हुए रिच डैड ने इनके पैसे बढ़ा दिए, टेस्ट था एक तरीके से ये। रिच डैड ने बोला कि ठीक है अब से तुमको 5 सेंट मिलेंगे। अब आप ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा, अब आप ये देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी शांत, उनके माइक शांत, दोनों चुप। उन्होंने ओके और ज्यादा 10 सेंट्स, चुप रॉबर्ट कियोसाकी, माइक। $1 एक दिन का, एक हफ्ते का कि एक दिन का ध्यान नहीं मुझे, $1 से में बहुत बड़ी रकम होती थी, बहुत बड़ी। रॉबर्ट कियोसाकी तब भी चुप, उनके मंदिर बहुत अच्छा, यस क्या बात है, मजा आ गई, लेकिन शांत। ओके, $5, $5, रॉबर्ट कियोसाकी तब भी चुप। तब रिच डैड ने कंधा थपथपाया, बोला वेरी गुड, यू आर नॉट ग्रीडी, यू आर नॉट ग्रीडी। ये शो करता है तुम्हें अंदर से बहुत खुशी हुई, लेकिन तुमको पता है कि तुम्हारी लिमिट क्या है, तुम्हारी मतलब लिमिट कह रहा हूं, तुम्हारी वो क्या है, अरे क्या कहते हैं उसे, मतलब कहां तक तुम जा सकते हो। बहुत लोग यहां पे टूट जाएंगे, बहुत लोगों को अगर मैं ये ऑफर दूंगा वो $1 के 10 सेंट्स पे ही टूट जाते, उनको लालच आ जाता, अरे यार इतना पैसा मिल रहा है, टूट जाते। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने कठिन परिस्थिति में भी अपना कूल बनाए रखा, शांत रहे तुम। क्यों शांत रहे? इसी लर्निंग्स की वजह से, यही लर्निंग की वजह से, ये जो तुमने सीखा है अपनी जिंदगी में, जो तुमने काम करके सीखा है, तुमने काम किया, तुमने पैसा नहीं कमाया, इतना नहीं कमाया, लेकिन तुमने काम किया, और ये जो लर्निंग तुमको मिली है आज यही तुम्हारे काम आ रही है। ये दो महीने का जो काम है तुम्हारा, तो अब पता चला कि लर्निंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे तुम बेवकूफ बनने से बचे रहोगे। और देखो तुमने कितनी बढ़िया डील क्रैक की,
दिस वॉज द फर्स्ट लेसन। ओके, महंगाई की यहां पे बात की गई है, महंगाई की यहां पे बात की गई है, इन्फ्लेशन। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं भाई डर का, ये फियर ऑफ लॉस तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि महंगाई क्यों बढ़ती है, डर की वजह से। महंगाई डर की वजह से बढ़ती है। डर की वजह से कैसे बढ़ती है? पैसा खोने का डर। डॉक्टर्स बहुत सिंपल तरीके से बताया कि डॉक्टर्स अपनी फीस जो है उसमें वृद्धि कर देते हैं। जैसे ही डॉक्टर्स ने, अब डॉक्टर्स और एक एजुकेटर का या डॉक्टर्स का काम क्या होना चाहिए? देखिए नैतिक तौर पे तो ये पैसे कम होने चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी साहब बताते हैं कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी में या एक डेवलपिंग इकोनॉमी में पैसे कम होने चाहिए, ना कि पैसे ज्यादा होने चाहिए। ये जो मूल सुविधाएं हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ये तो फ्री ही होनी चाहिए और इसके पैसे घटने चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, होता उल्टा ये है क्योंकि सरकारों को चाहिए टैक्स। अब ये देखिए एक विशेष सर्कल ये भी है। यहां पे क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसका सिंपल सा एक उदाहरण है, डॉक्टर्स ने अपनी फीस बढ़ाई। डॉक्टर्स ने अपनी फीस क्यों बढ़ाई? क्योंकि उनको पैसे का डर है। उनको पता है कि मैं पैसा खो दूंगा, है ना, बल्कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, लेकिन उन्होंने अपनी और फीस बढ़ा दी। पैसा खो दूंगा तो फीस बढ़ाओ। बदले में लॉयर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी, लॉयर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी। उन्होंने बोला भाई डॉक्टर बना रहे हैं तो हम भी बढ़ाएंगे। अगेन पैसे के गुलाम है ये, पैसा खोने का डर। बदले में यहां पे दुकानदारों ने अपनी फीस बढ़ा दी। यही जब ट्रेंड चलता रहता है तो सरकार को भी लगता है भाई सबकी आय में वृद्धि हो रही है तो हम भी टैक्स बढ़ाएंगे। आप समझ रहे हो? अब ये जो अमीर अमीर लोग हैं इनको इतना फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इनके पास है फाइनेंशियल लिटरेसी, इनको पता है टैक्स को कैसे मैनेज करना है। और अल्टीमेटली फंसेंगे कौन? यही लोग, यही लोग। इनको इसी पैसे पे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, है कि नहीं? सो महंगाई को भी यहां पे ताना मारते हुए ये बोला है कि महंगाई भी बेवकूफी की ही वजह से बढ़ती है एक तरीके से। अगर इसमें भी फाइनेंशियल लिटरेसी अच्छी हो तो महंगाई बढ़ेगी ही नहीं। एक देश जो होता है उसमें ये सब, जैसे जैसे देश डेवलप होता है ये चीजें कम होंगी ना, क्योंकि हर कोई अपना पेट भर सकता है। लेकिन क्यों आज भारत जैसे, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, भारत जैसे देशों में आप देखिए महंगाई कितनी ज्यादा है। गरीब देखिए, गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया है। और इसमें बहुत बड़ा यही है कि एक तो सोच और एक फाइनेंशियल लिटरेसी। इस पे मेरा जो जितना मैंने इंटरप्रिटेशन किया है ये इसमें किताब का वो है। मैं शायद कुछ भूल रहा हूं, एक दो पॉइंट मैं आपको अभी मैं तो बताता हूं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज है। ओके, सो दिस इज प्रोबेबली द थिंग। अच्छा, अब यहां पे एसेट और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस बताया गया है। यहां पे एक और चीज बताई है कि आपका एसेट क्या होना चाहिए? आपका एसेट होना चाहिए जो आपको पैसा बना के दे। सिंपल टर्म्स में एसेट वो है जो आपको पैसा बना के दे, जिस पे आप डिपेंड हो। और आपको, जैसे अब आपने किताब लिख दी, उससे पैसा आ रहा है, वो आपका एसेट है। आपकी कोई प्रॉपर्टी, उसमें आपको रेंट पे दे दिया, उसको किराया, पैसा आ रहा है, इट्स एन एसेट, पैसा आता जा रहा है। कार है, चलो कार आपने ओला उबर में चला दी, पैसा आ रहा है, पैसा आना चाहिए। एसेट वो चीज है, हालांकि कार और प्रॉपर्टी को ये एसेट नहीं मानते। लायबिलिटी क्या है? आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया। लायबिलिटी वो चीज है जिसपे आपको पैसा देना है। कार जैसे एक लायबिलिटी है, प्रॉपर्टी भी एक लायबिलिटी है। प्रॉपर्टी एक लायबिलिटी कैसे, ये हालांकि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। प्रॉब्लम यही है ना कि मैंने मतलब एक्सप्लेन तो सभी चीज कर दी थी शुरुआत में ही। तो लायबिलिटी ये रहती है कि जैसे अब प्रॉपर्टी आपने खरीदी, आपको सबसे पहले तो उसमें देना पड़ता है प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि अच्छा खासा आता है। यहां पे ये एक एग्जांपल बताते हैं कि भाई हमारे जानने वाले ने ही प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो उनको लगा था भाई घर एक सपना होता है। जैसे उनको लगा था कि भाई घर एक सपना है, और सबको यही लगता है, हमारे समाज को लगता है कि घर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर एक सपना है, घर भावनात्मक चीज है, घर से हम जुड़े हुए हैं कि घर तो होना ही चाहिए। समाज में ऐसा ही है कि सबसे बड़ा आपका सपना क्या? अपना घर हो और अच्छा घर हो। तो इस घर को बनाने के लिए आप बहुत ज्यादा लोन ले लेंगे। ज्यादातर 90% लोग भारत में तो मिडिल क्लास वाला भाई, अब आपके देखिए एक घर जो होता है, इसीलिए प्रॉपर्टी के रेट्स भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है। जिसकी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा उसका रेट होगा। तो आप घर लोगे और खूब पैसा लगाओगे, खूब पैसा लगाओगे। अब प्रॉब्लम ये है कि उसकी, अगर आपने लोन लिया है तो सबसे पहले तो उसकी इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा।
प्लस प्रॉपर्टी टैक्स आपको देना पड़ेगा। यानी कि जितना ज्यादा पैसा आ रहा है आप उससे ज्यादा पैसा दे रहे हो, प्लस मेंटेनेंस आपको घर का देना पड़ेगा, लगातार कुछ ना कुछ जो है वो लगा ही रहता है। तो इससे बेस्ट है कि ये जो आपके पास पैसा है इसको आप एसेट खरीदने में लगा दो ना, बढ़िया इन्वेस्टमेंट करो, शेयर्स में लगाओ, म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, और भी रियल एस्टेट्स में लगाओ। भाई अलग अलग जगह अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना सीखो, पैसे से पैसा बनाओ। ठीक है, अगर आपको कोई चीज आती है आप कुछ कोर्सेज खरीदो, कुछ कोर्सेज से सीखो, कोई चीज आती है तो उसका यूज करो, उसको एक एसेट बनाओ। जैसे अब रॉबर्ट कियोसाकी ने किताब लिखी, अब इस किताब से इनको पैसा आता रहेगा। भाई बनना तो अल्टीमेटली हमको ऐसा ही है ना कि जब हम रिटायर हो, इंपॉर्टेंस ऑफ रिटायरमेंट ये आई नहीं होगा, जब हम रिटायर हो तो अपने आप पैसा आता रहे। अक्सर लोग रिटायर ही नहीं हो पाते। रिटायर मतलब ये होता है ना कि जब आप फ्री हो गए, आपको कोई चिंता ही नहीं, आपने मस्त काम किया और उससे अब अपने आप पैसा आ रहा है ना। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई अब पैसा कहां से आएगा या हमको लगातार काम करने की जरूरत है, तो ओरिजिनल आप रिटायर हुए ही नहीं है, समझ रहे हो। तो यहां पे ये चीजें डिफरेंशिएट करते हैं कि एसेट पे हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि अपनी लायबिलिटीज पे। और ये हमको फर्क समझना पड़ेगा कि एसेट कैसे बनाया जाए और लायबिलिटी को कैसे हटाया जाए। आप थोड़ा वेट कर लो। यहां पे सब्र की बात की है कि रॉबर्ट कियोसाकी ने जब अपनी कार खरीदी थी तो मैंने वो प्रॉपर्टी से खरीदी थी, मैंने एक प्रॉपर्टी ली और प्रॉपर्टी से अच्छा खासा पैसा आया, लेकिन मैंने वेट किया 3-4 साल और उसके बाद मैंने वो कार ली। ठीक है ना, लेने में कोई बुराई नहीं है, आप करो, आप लो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बस समझदारी होनी चाहिए, है ना। समझदारी, कर्ज, किसी भी तरीके के कर्ज या लायबिलिटी से आपको बचना चाहिए। उसके बाद ये बताते हैं कि अपने दिमाग की सुनो। ठीक है, दिमाग की जो सुनता है वही आगे जाता है, क्योंकि देखिए जो भावनात्मक फैसले होते हैं ना वो हम अपने दिल से लेते हैं, और दिल से हम अक्सर अपने दिल की ही सुनते हैं, और जो दिल से सुनते हैं ना ज्यादातर उनके फैसले जो है वो गलत होते हैं। देखिए वैसे तो दिल जो है, दिल क्या, दिमाग ही सब कुछ कंट्रोल करता है, लेकिन पैसे के मामले में आपको ज्यादा भावनात्मक नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, ठीक है, जो आम लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, अक्सर उनका रहता है कि वो बहुत ही, जैसे उनके पास पैसा आया तो उन्होंने इधर उधर खरीदना शुरू कर दिया, पैसे वेस्ट करने शुरू कर दिए। ये दिल के फैसले कि मैंने आज तक ये लग्जरी देखी नहीं थी। तभी कहते हैं ना कि पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन आप मेंटेन कर पाते हो कि नहीं, कि कभी मैंने अमीरी देखी नहीं तो ये खरीदना शुरू कर दिया, वो खरीदना शुरू कर दिया। वो ये नहीं समझते कि पैसा इज लिमिटेड, आज है कल नहीं है। अगर आपकी मान लीजिए कोई अच्छी नौकरी लग गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई, आपने एक लायबिलिटी क्रिएट कर ली, ठीक है, आपने खूब सारे पैसे लिए, आप इधर खरीद रहे हो, वो खरीद रहे हो, आपने खूब सारे ढेर सारे लोन ले लिए। अगर कल कोई आपकी नौकरी चली जाए फिर आप क्या करोगे, आप सड़क पे आ जाओगे, आप सड़क पे आ जाओगे, हालत खराब। और ऐसे बहुत लोग हैं, भीख मांगने तक की दोस्तों नौबत आ गई है। घर पे बैंक वाले खड़े रहते कि भाई लोन कब दोगे, ऐसा समाज में थू। क्यों? क्योंकि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो उनकी बैलेंस शीट थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट वो गड़बड़ थी। तो यहां पे बताते हैं बैलेंस शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट कियोसाकी साफ साफ कहना है कि बैलेंस शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना आ रहा है और कितना जा रहा है इसका हिसाब रखो। आना ज्यादा चाहिए, जाना कम चाहिए। और अगर जा ज्यादा रहा है, आ कम रहा है, मतलब आ ज्यादा रहा है, मतलब समझिए कि आपका जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, पैसा आया और आपका जो खर्चा उससे ज्यादा हो गया, तो आप बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में हो। ये सिचुएशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। सो ऑलवेज लिसन टू योर ब्रेन। दिमाग तो यही कहेगा ना, अरे दिल तो यही कहेगा ना कि भाई ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, लेकिन ऐसा मत करो। उस पैसे को बचाओ और देखो कि वो पैसा, भाई इसको मत खरीदो, कोई ऐसी चीज खरीद लो जो तुमको और ज्यादा पैसा दे, कुछ सीख लो। यहां पे बेसिकली आप ये देख रहे हो ना कि अमीरों की थिंकिंग की बात की जा रही है। सोच, अमीर कैसे सोचते हैं, थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि अमीर हमेशा ये सोचेगा कि पैसा से पैसा कैसे बनाए, तो इसीलिए वो उन चीजों में इन्वेस्ट करेगा जो कि प्रॉफिटेबल हो। देन फाइनेंशियल लिटरेसी पे तो मैं बता ही चुका हूं आपको कि ये कितनी ज्यादा जरूरी है ना, ये चीज है। अगला ये भी बोला है कि वर्क फॉर योरसेल्फ, ठीक है, वर्क फॉर योरसेल्फ। इसमें यही बेसिकली बोला गया है कि हम दूसरे के लिए काम करते हैं, अपना पूरा का पूरा ज्ञान जो है वो दूसरे के लिए लगा देते हैं, लेकिन यही ज्ञान जो है वो आप लगाना शुरू करो। आप नौकरी मत छोड़ो, लेकिन साइड में कुछ ऐसा शुरू कर दो जो कि आपको ज्यादा पैसा देता रहे धीमे धीमे। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी एक जगह नौकरी करते थे, बहुत पैसा आने लगा, उस पैसे से
जो पैसा आया उन्होंने कहीं इधर उधर इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी नॉलेज बढ़ाई। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, हर तरीके की नॉलेज, स्पेशली जिस एरिया में आप काम कर रहे हो यहां पे इस पे बहुत ज्यादा फोकस दिया गया इस किताब में, है ना। एक और चीज यहां पे बताई गई है कि इस नॉलेज का यूज करके आप 2-3 बिजनेस खोलो। जैसे मैकडी के जो ओनर है, जब उनसे पूछा गया कि आप तो मैकडी से बहुत ज्यादा पैसा कमाते, नहीं, मेरा एक्चुअली काम तो रियल एस्टेट का है। तो कई बार इस तरीके की एसेट आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। आपके पास एक साइड से पैसा आ रहा है, ठीक है, अब आपने उस पैसे का अच्छे से यूज किया, आपने कोई बढ़िया चीज सीखी, या आपने कोई साइड बाय साइड एक बिजनेस शुरू कर दिया, और ज्यादा पता था किसी को मत लगने दो, आपने साइड बाय साइड बिजनेस शुरू कर दिया, और जब वो बिजनेस आपको अच्छा खासा पैसा देने लगे तो आप अपनी नौकरी छोड़ दो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको नौकरी छोड़नी होती है और आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है। यहां पे भी रॉबर्ट कियोसाकी का ये बोलना है कि पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ। इस किताब का मेन सार है कि फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ। ऐसे फैसले लेने से पहले आपको ऐसे फैसले नहीं लेने हैं जिसकी वजह से आपके पैसे जाना शुरू कर दे। पुअर डैड्स की मेंटालिटी यही है कि वो ऐसे फैसले लेते हैं, एक तो वो रिस्क लेने से थोड़ा सा डरते हैं, रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। अब पुअर डैड की अगर बात करें तो उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज्यादा कमी थी। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी के पिताजी में फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज्यादा कमी थी, जिसकी वजह से वो कभी अमीर नहीं बन पाए और एक ही ढर्रे पे उन्होंने चला। अब उनकी जिंदगी भी ऐसे ही हो गई थी। लेकिन आपको अमीर बनना है तो यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस। बिजनेस ही आपको अमीर बनाएगा। या तो आप किसी के साथ पार्टनर हो जाओ, नहीं तो आपको बिजनेस ही अमीर बनाएगा, यही आपको पैसा देगा। नौकरी आपको कभी भी पैसा कमा के देगी ही नहीं। नौकरी तो आपको बस एक सिक्योरिटी देगी जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, छोटे छोटे। अगर आपको बड़े सपने पूरे करने तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, और पैसा आप व्यापार करके ही तो कमाओगे ना। तो साइड बाय साइड कुछ कर सकते हो, कुछ फाइनेंशियल मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, अच्छी जगह पे पैसा लगा सकते हो जो आपको पैसा दे। कोई बिजनेस में आप शेयर होल्डर्स हो सकते हो, है ना। यहां तक तो आप पान की दुकान भी फंड कर सकते हो अगर आपके पास इतना पैसा है। क्या पता वही आपको बहुत ज्यादा पैसा दे दे। जैसे ज्यादातर इन्वेस्टर्स आपने देखा होगा, ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स है वो क्या करते हैं, वो एक टाइम पे पैसा लगाए उन्होंने और उसके बाद वो पीछे हट जाते हैं। मतलब जैसे अपना बिजनेस बना लिया, अब उसके बाद उस बिजनेस से पैसा आ रहा है अच्छा खासा, वो पीछे हट गए, अब जरूरत ही नहीं है। फिर वो क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट करते हैं। शार्क टैंक देखते हैं आप इंडिया का, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या है कि जैसे वो अश्लील ग्रोवर है भारत पे का फाउंडर, या अमन गुप्ता है बोट, तो वो क्या, उसने अपना एक बिजनेस बना लिया। अब उसके बाद वो क्या करेगा, पैसा तो आ ही रहा है उसके पास, अब वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा। यानी कि वो अपना पैसा कहां लगा रहा है, एसेट में लगा रहा है, नए बिजनेस में लगाया पैसा। और ये भी बताते हैं रॉबर्ट कियोसाकी कि पैसा लूज करना इज कंप्लीटली ओके। जब तक आप पैसा लूज नहीं करेंगे, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे और पैसा लूज नहीं करेंगे, तो फिर कोई वो नहीं है, मजा नहीं है। पैसा लूज करना इज ओके, लेकिन ये याद रखिएगा, ये पैसा अगेन आप सेफ पोजीशन पे होने चाहिए पैसा लूज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यही जब आप पैसा लूज करेंगे तो ये आपको सिखाएगा। भाई वॉरेन बुफे जो हैं, उनकी जो मेन कमाई है ना, उनके 10% इन्वेस्टमेंट से ही है, बाकी 90% जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो लॉस में ही है। तो जो अमीर वही है कि तुक्का लग गया तो लग गया। तुक्का क्या मतलब, यहां पे किस्मत जैसी कोई चीज नहीं मानते रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं हम अपनी किस्मत खुद ही लिखते हैं, हम अपने फैसले खुद ही लेते हैं, हम अपने इर्द गिर्द सिचुएशन खुद ही बनाते हैं, है ना। और उसको फिर हम किस्मत का, लेकिन वो किस्मत नहीं। अगर आप अपने लाइफ में देखो ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा पॉइंट था जो आपकी किस्मत खराब हुई, आपकी किस्मत अच्छी हुई। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जो मिस कर देगा वो गया। और ज्यादातर जो होते हैं, एक अपॉर्चुनिटी, जिंदगी एक मौका सबको देती है, और जिसने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया वो गया। अब ये आपको समझना पड़ेगा। ये आप कैसे समझोगे, अपनी नॉलेज से, समझ रहे हो, अपनी बुद्धि से, ठीक है। तो ये चीज है, यू शुड स्टार्ट वर्क फॉर योरसेल्फ। अपने लिए काम करना आप जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दें। अब इसका मतलब नहीं कि आप एग्जिस्टिंग काम छोड़ दें। रॉबर्ट कियोसाकी ये नहीं बता रहे हैं आप सब कुछ करें, आप एग्जिस्टिंग काम भी करें, लेकिन अल्टीमेटली आप एम यही रखें कि आगे जाके भाई मुझे अपने आप को ग्रो करना है, ऐसा काम करना है कि जिससे पैसे अपने आप आते रहे, पैसा मेरा गुलाम हो जाए। कंक्लूजन क्या है, नॉलेज, ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस कानून की जानकारी आपको होनी चाहिए। सीखना बंद नहीं करना है। यहां पे बताते हैं जिसने सीखना बंद कर दिया उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। 99% लोग सीखना बंद कर देते हैं, और जो इंसान सीखता नहीं है, गरीबों की, पुअर डैड की मेंटालिटी होती है कि, क्योंकि देखिए पिता का साया बहुत बड़ा, कहता है ना कि द ग्रेटेस्ट लॉस इज द लॉस ऑफ फादर।
इन एनीबडीज लाइफ। जब पिता का साया उठ जाता है सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि हमको पता है कि हमारे पापा हैं, सब देख लेंगे। तो आप ये समझिए कि ये नॉलेज जो है यही आपको बड़ा बनाएगी। जिस इंसान ने सीखना बंद किया वो वहीं खत्म, और इसी पे ही वो बहुत ज्यादा बल देते हैं। ज्यादातर लोग सीखना नहीं चाहते हैं, ज्यादातर लोग आलतू फालतू चीजें सीखने में, कितने लोग बुक पढ़ना चाहेंगे, या कितने लोग मतलब किसी बढ़िया कोई, अगर मान लीजिए कि जैसे रघुराम राजन है, आरबीआई के गवर्नर थे, एक्स गवर्नर थे, कितने लोग उनका लेक्चर सुनते होंगे? किसी कोई नहीं सुनता होगा, है कि नहीं? लेकिन हां, नाच गाना हर कोई देखता है कि नहीं? क्या यार, क्या बात है, आजकल इंस्टा पे आ गया ना रील्स और ये सब, टिकटॉक पता नहीं क्या, ये फालतू चीजें हर कोई देखेगा। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? कुछ नहीं। आप क्या ग्रो करो? नहीं। तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली ग्रो योरसेल्फ। तो जिसने सीखना बंद किया वो खत्म। देन बी एन एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर बनो। ऐसे बनो कि आप लोगों को जॉब दे पाओ, आगे जाके आप लोगों का भला कर पाओ और अपना भी भला कर पाओ। ऐसे बनो। और ये शिक्षा जो है वो हमारे स्कूल से ही शुरू हो जाती है। सेविंग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है कि आपको बचाना। सेविंग्स, देखिए जितने भी आपको अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर जो मिलेंगे, उन्होंने सेविंग्स पे बहुत बल दिया भी है, ऐसे भी बहुत दिया है कि भाई आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बचत। बचत से ही आप अमीर बनोगे। अगला पॉइंट, एसेट एंड लायबिलिटीज के बारे में हमने बताया। ऐसी चीजें बनाएं, ऐसी चीजें पे पैसा इन्वेस्ट करें जो आपको एसेट देके जाए, लायबिलिटीज नहीं। देन उसके बाद हमने माइंडसेट, अमीर इंसान कैसे सोचता है, अमीर और अमीर क्यों होता है, और गरीब क्यों होता जा रहा है। तो ये कंक्लूजन्स थे। मैं बस जरा सा देख लेता हूं कि मैंने कुछ ऐसे मिस तो नहीं कर दिया। हाँ, इसमें एक चीज और है, यहां पे नेटवर्थ की बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं भूल ही गया भाई, नेटवर्थ। इसीलिए देखिए मैंने लिख लिया था। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको आपको लगेगा इतने करोड़ का नेटवर्थ है, इतने करोड़ का नेटवर्थ है, बट ऐसा है ही नहीं। नेटवर्थ इज अ मिथ। क्योंकि देखिए बहुत सारी नेटवर्थ, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी, कितना आपका पैसा आपने कहां का खर्च किया, आपके कार, हाउस, पैसा, बैंक बैलेंस सब मिलाकर का नेटवर्थ होता है। लेकिन जब इस नेटवर्थ को आप बेचने निकलेंगे ना अपने एसेट्स को, तो बिकेंगे ही नहीं। वही अगेन एसेट एंड लायबिलिटीज पे ही बहुत सारे एसेट ऐसे होते हैं जो लॉस एसेट है। नेटवर्थ इनका एक्चुअली में है ही नहीं, वो कम होगा अगर आप लोन अप्रूव, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं। मैंने एक बार लोन, बैंक के से लोन लेने की बात करी कि मुझे लोन मिल जाए। बाद में मुझे पता ये चला जब मैं लोन लेने गया कि भाई जो मेरी ज्यादातर चीजें हैं, बैंक ने मुझे लोन देने से मना कर दिया, क्योंकि मेरी ज्यादातर चीजें तो एसेट थी ही नहीं, वो लॉस थी। प्रॉपर्टी का बहुत दाम कम, बाकी चीजें थी वो मैंने ऐसे ही खरीद ली थी। तो नेटवर्थ इज ऑल्सो, आपको देखना होगा कि जो आपकी नेटवर्थ है उसमें वाकई में वो क्या इतनी है, आपको वो इतना प्रॉफिट लेके जाएगी। एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, तो ये रिच डैड पुअर डैड की एक समरी थी, एक पूरा रिव्यू था। इस किताब में इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, और कुछ नहीं है ज्यादा इसमें, मतलब ज्यादा क्या, मतलब बहुत कुछ है सीखने लायक। आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है, पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये किताब आपको बहुत कुछ देके जाएगी। लेकिन एक एक पॉइंट मैंने इस किताब में, जो एक एक पॉइंट है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे बताओ कि अगली कौन सी किताब आप चाहोगे। हाँ, मैंने वही सोचा था, आर्ट ऑफ वॉर। किताबें मैंने बहुत सारी पढ़ी, अभी भी मैं कम से कम हफ्ते में 1 या 2 किताब तो कवर करता ही हूं। दूसरा सेपियंस, रिच डैड पुअर डैड का मेरा करने का मकसद यही था कि एक तो ये किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी के बाद है, मतलब मैं पैसे के ही बारे में बता रहा हूं, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हो और ज्यादा आपको बताऊं। तो आप बताओ इनमें से 2 में से आप कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे। आर्ट ऑफ वॉर सन जू ने लिखी। ओहो, सन जू 1500 साल पहले की किताब है। इसमें ये जो बताया है आर्ट ऑफ वॉर में, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप अपने आम जीवन में कैसे जीत सकते हो। जीवन में तो एक युद्ध है। सेपियंस तो भाई मानव का इतिहास, युवल नोआ हरारी की शानदार किताब, probably one of the best किताब that I have ever had। लेकिन भाई दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब भागवत गीता मैंने रोक दिया, मुझे पता है। उसका रिव्यू मैं कल परसों से शुरू करूंगा। मैंने 10 अध्याय कंप्लीट कर दिए थे, 11वां अध्याय जो है वो मैं कल परसों से शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। तो युवल नोआ हरारी की किताब सेपियंस, इन दोनों में से आप बताइए, आर्ट ऑफ वॉर की सेपियंस आप सुनना चाहेंगे।
लेकिन एक चीज मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं कि आप कुछ भी सुने भाई, इसको सबसे पहले जितना हो सके शेयर करो। अगली किताब का रिव्यू मैं तभी करूंगा, पहले तो आप इसको तुरंत 1 लाख व्यू दो, ठीक है, शेयर करो हर जगह ग्रुप में, भाई ये सब चीजें बताओ, है कि नहीं, लोगों को बताओ कि लोग भी खुश होंगे, आलतू फालतू चीजें देखते रहते हैं। दूसरा पॉइंट भाई, सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, ठीक है, कम से कम सब्सक्राइब करो, 1-2 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, 70% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, तो ऐसा मत करो। तो फटाक से इस किताब को 1 लाख पार पहुंचाओ ताकि हम अगली किताब पे आ सके। आर्ट ऑफ वॉर या सेपियंस आप पे डिपेंड रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों का जो मैं करंट अफेयर्स डेली करने वाला हूं वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।